नमस्ते बच्चों, मैं वैशाली सोनी अभ्युदय विद्यास्थली से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th पार्ट 2 दादी माँ। ये वसंत भाग 2 का चैप्टर है। इनके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1928 में, 19 अगस्त 1928 और मृत्यु हुई थी 28 सितंबर 1998 अर्थात 28 सितंबर 1998। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे इस चैप्टर में हिंदी के महीनों के नाम आए हुए हैं, तो मैं सबसे पहले आपको हिंदी के 12 महीनों के नाम बता देती हूँ। हिंदी में 12 महीने होते हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। इस चैप्टर में इन महीनों के कुछ जो प्रचलन में नाम है वो आए हुए हैं, तो वहाँ पर वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले लेखक अपनी दादी माँ का वर्णन कर रहे हैं। लेखक का संस्मरण लिखा है उन्होंने। वो लेखक जो थे उनके दादी माँ से उनके बहुत अच्छे संबंध थे। वो बहुत प्रेम करते थे अपनी दादी माँ से और दादी भी उन्हें बहुत चाहती थी। तो यहाँ पर उसी का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि लेखक जो थे उनकी उम्र करीब 20 साल रही होगी, परंतु फिर भी वह विपरीत परिस्थितियों में घबरा जाते थे। इस घबराहट के कारण उनके दोस्त उनकी मजाक उड़ाते रहते थे, कहते थे कि छुट्टियां होने वाली है तो तुम चले जाना। इस तरह से वो उनका मजाक उड़ाते और फिर पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते। फिर मैं सोचता हूँ कि ठीक है, जाने दो, भूल जाऊंगा इन सब बातों को। फिर भी अचानक उनके सामने एक चेहरा सा आ जाता। वो चेहरा किसका होता? उनकी दादी का होता। क्यों? क्योंकि अभी अभी लेखक के हाथ में एक पत्र है जो कि उनके भाई ने भेजा है कि दादी माँ की मृत्यु हो चुकी है। तो यह समाचार सुनकर के लेखक एकदम घबरा से जाते हैं। उन्हें नींद नहीं आती है और वो दादी माँ के बारे में सोचते रहते हैं कि दादी माँ के साथ बिताए उनको एक एक क्षण, एक एक पल उनको याद आने लगता है। अब लेखक को याद आता है, लेखक कहते हैं कि क्वार के महीने आ गए, क्वार का महीना आ गया, क्वार के दिन आ गए। गांव में चारों तरफ पानी ही पानी था। क्वार का महीना मतलब ये अश्विन के महीने को क्वार का महीना कहते हैं। बारिश जो होती है आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद में होती है और क्वार तक आते आते बारिश कम हो जाती है, रुक जाती है। तो इस क्वार के महीने में गांव में चारों तरफ पानी भरा रहता है, क्योंकि बारिश की ऋतु अभी गई है। तो जो सीमा से बहकर के जो विभिन्न प्रकार की घास आई थी, तो वो वहाँ पर गांव में इकट्ठी हो जाती है किनारों पर, और उस घास के सड़ने के कारण एक अजीब सी गंध निकलती है और सब सारे रास्ते जो हैं उनका कीचड़ सूख जाता है। गांव के लड़के इस झाग भरे जलाशय में धमाके मार मार कर कूदते हैं, खूब नहाते हैं। उन्हें खूब आनंद आता है इसमें नहाने में। और जैसे आषाढ़ का जो महीना आता है उसमें अगर आम और जामुन ना मिले तो उनको कोई चिंता नहीं है। अगहन के महीने, अगहन मतलब ये मार्गशीर्ष के महीने में अगर उनको चिवड़ा और गुड़ ना मिले उसकी भी कोई चिंता नहीं। और चैत्र के महीने में गुड़पट्टी ना मिले तो भी कोई अफसोस नहीं। परंतु क्वार के महीने में, अश्विन के महीने में यदि इस गंधपूर्ण झाग भरे पानी में कूदना न मिले तो बहुत बुरा मालूम पड़ता था। लेखक जो था, लेखक ने 1-2 दिन नहाए उस झाग भरे पानी में और फिर लेखक को बुखार आ गया, बीमार हो गए वो। अब बीमार होने के कारण वो तो नहाने जा नहीं सकते थे झाग भरे जल में। तो फिर क्या होता था, पर लेखक जो है ना, उनको अगर हल्की सी बीमारी होती थी तो उन्हें बहुत आनंद आता था, अच्छा लगता था, क्योंकि दिन भर आराम करो, लोग उनकी देखभाल भी करते और दिन नींबू का शरबत मिलता, साबूदाने की खिचड़ी खाने को मिलती। परंतु इस बार ऐसा कुछ नहीं था। इस बार जो उनको ज्वर चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पे रजाई उड़ाने के बाद भी वह उतरा नहीं। तो कब उतरा? रात के 12 बजे। दिन में जब फिर अगला दिन होता है, दिन में जब लेखक का ज्वर थोड़ा कम हुआ तो लेखक चादर लपेट के सो रहे थे, तभी दादी माँ नहा कर आई थी उसी झाग भरे जलाशय से। उनके बालों से पानी टपक रहा था।
सीधे सबसे पहले लेखक के सिर और पेट पर हाथ लगाकर देखा कि ज्वर तो नहीं है, तो उन्हें संतुष्टि हुई कि हाँ अब ज्वर कम है। फिर उन्होंने दादी माँ सेवा तो करती थी, देखभाल तो बहुत करती थी, परंतु वो देवी देवताओं को भी मानती थी, पूजा भी करती थी। तो वो किसी चबूतरे की मिट्टी लेकर के आई थी, उन्होंने वो मिट्टी निकाली और लेखक के सर पे लगा दी। दिन रात लेखक की चारपाई के पास बैठी रहती, पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर को सहलाती, ठंडे पानी की पट्टियां रखती, सर पर दालचीनी का लेप लगाती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती। मतलब बार बार लेखक को छूती कि बुखार कम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं कम हुआ। और इस प्रकार से घर के लोगों को भी बार बार विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछकर परेशान करती। कहती खिचड़ी में मूंग की दाल अच्छे से मिल गई कि नहीं मिल गई, घर में बीमार है तो बीमार घर में कोई सीधा तो बाहर से घर में नहीं आ गया, साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखती। जिस प्रकार से आज हम इस युग में इस समय में गुजर रहे हैं जहाँ कोरोना चल रहा है, हम सीधे घर में प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार से हमारे जो प्राचीन समय में हमारे जो बुजुर्ग थे वो इस बात का हमेशा से ध्यान रखते थे कि घर में सीधे प्रवेश नहीं करना, बाहर के जूते चप्पल पहनकर घर में प्रवेश नहीं करना, बाहर ही हाथ मुंह धो करके फिर घर में प्रवेश करना। तो ये बात हमारे यहाँ हमेशा से चली आ रही थी। दादी माँ जो थी उनको गांव गवे की 50 किस्मों की दवाइयाँ याद थी। वो हर तरह की बीमारी का इलाज कर लेती। गांव में कोई बीमार होता तो खुद ही उसके पास पहुंच जाती, हमें तो डॉक्टर के पास खुद जाना पड़ता, मगर दादी माँ ऐसी थी कि खुद ही डॉक्टर के पास पहुंच जाती। फिर भूत से लेकर मलेरिया निमोनिया तक का अनुमान लगाकर ही विश्वास से सुना देती कि हाँ इसको मलेरिया है या भूत लगा है या निमोनिया है, बड़े विश्वास से सुनाती। और फिर महामारी और विषसूचिका मतलब हैजा, कॉलरा, उस समय एक हैजा नाम की महामारी फैली थी। जैसे हमारे यहाँ इस समय कोरोना फैला है, वैसे उस समय एक हैजा नामक बीमारी फैली थी जिसमें उल्टी दस्त होते थे। तो उन दिनों रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग मतलब लौंग और गुड़ मिश्रित गूगल की वो धूप देती थी। चादर गिलाफ नहीं बदले जाते, मतलब चादर लेखक जहाँ सोए रहते थे वहाँ की चादर और तकिए के कवर नहीं बदले जाते थे, तो वो जैसे कि पागल हो जाती, खूब नाराज होती घर वालों पर। बुखार तो मुझे अब भी आता है, अब लेखक को याद आता है कि दादी माँ कितनी देखभाल करती थी, कितनी साफ सफाई का ध्यान रखती थी। पर लेखक अब इस समय की बात कर रहे हैं जब दादी माँ के पास वो नहीं है, तो लेखक बोलते बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाते हैं, मेस के महाराज अपने मन से खिचड़ी पकाकर या साबूदाना पका करके दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख लेते हैं और कुनेन मिक्सचर की दवा शीशी दे जाते हैं और दवाई देखकर ही बुखार भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब उनकी देखरेख करने वाला दादी के समान कोई नहीं है। ठीक है, अब लेखक थोड़े बीमार तो थे ही, इसी बीच लेखक के जो भैया थे किशन भाई, उनकी शादी तय हो गई। शादी में दादी माँ का तो उत्साह देखते ही बनता था। दिन भर घर में से गायब रहती, सारा दिन जैसे उन्होंने घर को सर पर उठा के रखा था। पड़ोसी ने आती, उन्हें बुलाने पर दादी माँ कई बार बुलाती, तब दादी जाती और कहती बहन बुरा नहीं मानना, कार परोज का घर है, घर ठहरा, मतलब कामकाज का घर ठहरा, शादी ब्याह का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ में लूं तो होने वाला नहीं है। पर ये सब जानते थे कि काम दादी स्वयं कुछ नहीं करती, परंतु अगर किसी भी काम में अगर उनकी अनुपस्थिति हुई तो वो विलंब का कारण बन जाती। मतलब दादी माँ की अनुपस्थिति रही किसी काम में तो वो काम देरी से होगा, ये दादी का मानना था। उन्हीं दिनों की बात है जब लेखक बीमार थे, तब उन्हीं दिनों की बात लेखक बता रहे हैं कि जब वो एक बार दोपहर में घर से बाहर लौटे। बाहरी निकसार में दादी किसी पर बिगड़ रही थी। दादी बाहर आंगन में किसी पर गुस्सा कर रही थी, नाराज हो रही थी। देखा पास में कोने में दुख की रामी की चाची खड़ी है। रामी की चाची खड़ी है, उनसे जोर से चिल्ला कर कह रही थी सोना होगा धन्नो, मैं सूद के आज दे दे। मतलब वो कहती कि धन्नो ये न होगा, मुझे सूद सहित
आज रुपए दे दे, तेरी आंखों में तो शर्म नहीं है, मांगने पर कहती है फसल आने पर दूंगी, अगली पे दूंगी, तब दूंगी, फसल क्या तेरे लिए खातिर दूसरी बार कटेगी। परंतु रामी थी, वो कहती थी मालकिन दे दूंगी, हाथ जोड़कर दादी के पास आने की कोशिश करती है और रोती हुई बोलती है कि बिटिया की शादी है, आप दया न करेगी तो कौन दया करेगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो दादी माँ जैसे ही वो पास आने की कोशिश करती, दादी माँ पीछे हट जाती, हट हट, अभी अभी नहा कर आई हूँ, पीछे हट। फिर इसी बीच में मैंने बीच में, लेखक बोलते हैं कि इसी बीच में मैंने इंटरफेयर करने की कोशिश की कि जाने दो दादी। मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। परंतु दादी ने तो लेखक को भी डांट दिया, चल चल चला समझाने। और फिर मैं चुपचाप आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, लेखक इस प्रसंग को तो लगभग भूल ही चुके थे। परंतु एक दिन रास्ते में धन्नो मिली, रामी की चाची, तो दादी को आशीर्वाद दे रही थी, दूधो नाव कूदो बोलो। तो मैंने पूछा क्या बात है, उस दिन तो दादी आपको बहुत डांट रही थी और आज तुम उन्हें आशीर्वाद दे रही। तो वो कहती है बेटा मैं तो उरीन हो गई, मतलब ऋण से मुक्त हो गई, भगवान भला करे उनका, मालकिन का। कल आई थी घर पे, सभी रुपया छोड़ गई है, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर के बोली कि धन्नो जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी बेटी, बहुत अच्छे से उसका विवाह करना, किसी बात की कमी मत रहने देना, हंसाई मत करना, नहीं तो थोड़े से रुपए के पीछे तुम हंसाई कर दो। फिर वो कहती है रामी की चाची कि बेटा देवता है, दादी तो देवता के समान है। और फिर मैंने उनसे पूछा उस रोज तो बहुत डांट रही थी तुम्हें। तो फिर वो बोलती है धन्नो वह बड़े लोग हैं बाबू, रुपए देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। मुझे उनके इस तर्क पर हंसी आ गई और हंसते हुए मैं आगे बढ़ गया। अब किशन भैया के विवाह के समय की बात है। एक बार जब विवाह चल रहा था, 4-5 रोज तक विवाह चलता है, गाना बजाना चलता है, गांव में खूब मजे करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो विवाह का एक कोई प्रसंग था, उस प्रसंग में सिर्फ महिलाएं होती है, पुरुष नहीं जाते। उसमें क्या होता है कि रात में यह अभिनय होता है और उसमें एक कथा प्रारंभ होती है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक, संतान उत्पत्ति तक यह कथा चलती है, उसका अभिनय महिलाएं करती हैं। अब जो लेखक बीमार थे, बारात चली गई थी, महिलाएं घर में रह जाती है, तो महिलाएं ये अभिनय करती है और सारा पात्र महिलाएं अदा करती हैं। अब जो लेखक थे बीमारी के कारण वो बारात में नहीं गए और लेखक का एक मामेरा भाई था, वो भी बारात में देर से आने के कारण बारात में नहीं जा सका, वो आंगन में सो रहा था। और तो उस पर आपत्ति की तो दादी माँ बिगड़ गई। दादी माँ को तो अपने बच्चे छोटे ही लगते ना, माँ को कोई भी बच्चा हो, तो वो उन्होंने कहा लड़के से क्या पर्दा, लड़के तो ब्रह्मा का रूप होते, ब्रह्मा बोला इसमें, तो लड़के तो ब्रह्मा का रूप होते, उनसे कैसी शर्म। और दादी ने क्या करा, लेखक को भी पास में चारपाई ओढ़ाकर, चारपाई पर चादर ओढ़ाकर सुला दिया। माँ ने चुपके से सुला दिया दादी माँ ने। अब जो अभिनय चल रहा था, नाटक चल रहा था, वो देखकर लेखक को खूब हंसी आ रही थी, क्योंकि वो तरह तरह के तरीकों से विभिन्न प्रकार से नाटक कर रहे थे, हंसी मजाक के। तो लेखक को खूब हंसी आ रही थी। एक बार तो ऐसा लगा लेखक को कि जोर से हंस दूं, पर भेद न खुल जाए इस कारण चुपचाप से मुंह दबाकर हंसते रहे। पर एक बार ऐसा हुआ कि भाभी की बात पर उनकी तो हंसी न रुक पाई और जोर से हंस पड़े, तो सारा भांडा फूट गया। अब देबू की माँ ने चादर खींच ली, जो भाभी थी वहां पर, उन्होंने चादर खींच ली। तो दादी से बोलती दादी कहो कौन बच्चा है ये। तो बेचारा रोता है, शायद दूध पिला दो इसको। अब हाथापाई शुरू हो गई, उनको दादी मारने दौड़ी, सॉरी जो देबू की माँ थी वो लेखक को मारने के लिए दौड़ी। तभी दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो। और फिर दूसरे दिन सुबह देबू हो गया, रात का ये सब सिलसिला खत्म। अब अगले दिन सुबह जब हुई तो रास्ते में कहीं पर देबू की माँ मिली, तो लेखक सामने पड़ गए। तो बोलते हैं कल वाला बच्चा भाभी, ऐसे करके उसकी हंसी उड़ाने लगे। मैं भी जोर से भागा और चुपचाप से दादी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। आप लोग भी ऐसे ही करते हो ना, जब घर में कोई गलती करता है
तो पापा की डांट पड़े तो मम्मी के पीछे जाके छुप जाओ, मम्मी डांटे तो दादी के पीछे जाके छुप जाओ। ऐसे ही लेखक भी करते थे। बस दादी के पास जाकर चुपचाप पीछे खड़े हो जाओ तो कितना भी बड़ा अपराध किया हो, पर दादी माँ अभयदान दिलवा ही देती, चाहे वो कोई भी अपराध हो। ऐसे ही जो दादी थी स्नेह और ममता की मूर्ति थी। परिस्थितियों के वात्या चक्र जीवन के सूखे पत्तों जैसा नाश्ता था। दादी का जो ये जीवन था, वो उनका जो बवंडर था, वो सूखे पत्तों की तरह नाश्ता रहता था। इसे दादी खूब जानती थी। दादाजी की मृत्यु के बाद वे बहुत उदास रहती। दादाजी जल्दी चले गए थे उनके, तो दादी बहुत उदास रहने लगी। दादाजी ने उन्हें स्वयं धोखा दिया था। दादाजी कहते थे कि पहले तुम्हें भेजूंगा फिर मैं जाऊंगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ और दादाजी की असमय मृत्यु हो गई और वो दादाजी पहले चले गए। दादाजी की मृत्यु के बाद मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता से स्थिति और भी डावाडोल कर दी। मतलब कि सामने तो अच्छा अच्छा बोलने वाले और पीछे बुराई करने वाले लोगों ने घर की स्थिति को बहुत खराब कर दिया था। अब जब दादाजी का श्राद्ध हुआ तो लेखक के पिताजी ने दादी के मना करने पर भी बहुत ज्यादा खर्च कर दिया उनके श्राद्ध में, तो जो घर की स्थिति थी वो बिगड़ गई। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। अब माघ का महीना था, माघ मतलब माघ का महीना यहाँ आ गए। अब पौष कार्तिक अगहन माघ सब बीत गए, माघ का महीना आया। ठंड होती है उस समय थोड़ी, उस समय तो कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, कड़ाके की ठंड पड़ती थी। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। पछुआ मतलब पश्चिम साइड से आने वाली हवा इतनी तेज चलती थी कि वो ऐसा लगता था कि हड्डियों तक वो घुस जाती थी और असहनीय हो जाती थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ उस जाड़े की ठंड में, कड़ाके की ठंड में दादी माँ गीली धोती पहने, गीली साड़ी पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। वो घर की सुख और समृद्धि की कामना कर रही थी ईश्वर से। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे, परंतु इस समय दादी की आंखों में आंसू थे। तो लेखक ने दादी के पास जाकर धीरे से कहा, दादी आप रो रही हैं? तो लेखक अचानक दादी की आंखें खोलकर बोलती है, क्या रे तू यहाँ क्यों बैठा है? तो फिर लेखक पूछता है कि दादी माँ आप रोती क्यों हो? तो दादी माँ मुस्कुराई। उन्होंने लेखक की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कहा, पागल है तू, चल तूने खाना नहीं खाया ना, तुझे खाना खिलाती हूँ। और उसे लेखक को खींच करके रसोई में ले जाती है। लेखक कहते हैं, दादी माँ धोती तो बदल लो, कपड़े तो बदलो, पर दादी कहती मुझे सर्दी गर्मी कुछ नहीं लगती है, और खींचते हुए रसोई में ले गई और लेखक को खाना खिलाया। अब अगले दिन सुबह जब लेखक ने देखा कि पिताजी और किशन भैया चारपाई पर बैठे हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब दूसरा कोई चारा नहीं है, कोई बाबू कोई रुपये नहीं देते हैं। अभी तो कितने जब दादाजी के समय में, श्राद्ध के समय में भी लोगों से कर्ज ले लिया था, अभी तो वो ही बाकी है, और वो रुआंसे से हो गए। फिर दादी अचानक बोलती है, रोता क्यों है? अभी दादी तेरी जिंदा है ना, तेरी माँ जिंदा है। और वो ऐसा कर करके एक संदूक के पास जाती है और संदूक में से एक चमकती हुई चीज निकालती है। वो चमकती हुई चीज क्या लेती है? एक सोने का कंगन। वो कहती है कि ये तेरे दादाजी का कंगन है जो उन्होंने मुझे पहनाया था, वो इस परिवार के वंश की निशानी है। वो कहती है पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं, इसीलिए उन्होंने ये कंगन मुझे दिया और इसे मैंने संभाल के रखा था कि जब भी ऐसी समय परिस्थिति होगी तब हम इसका उपयोग करेंगे। सचमुच मुझे दादी शापग्रस्त देवी सी लगती थी, मतलब वो श्रापग्रस्त देवी सी लगती थी जिनका जीवन पूरा कठिनाइयों से, संघर्षों से गुजरा, मगर वो दूसरों के ऊपर कभी भी उसकी छाया नहीं पड़ने देती। धुंधली छाया विलीन हो गई। लेखक ऐसा सोचते सोचते जो उनके चेहरे पर दादी की एक छाया आ रही थी, वो धुंधली छाया धीरे धीरे विलीन हो गई। मैंने देखा कि काफी दिन चढ़ाया है, ऊपर सूरज ऊपर आ गया है और कौवा अपनी घिनौनी काली पाखें फैलाकर खिड़की पर बैठा है।
अब हाथ में जो किशन भैया का पत्र था उसे वो मेरे हाथ कांप रहे थे और वो जो उसमें जो अक्षर थे वो ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे चींटियों की कतारें धूमिल हो गई हो, पर आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सचमुच दादी माँ नहीं रही। इस प्रकार से दादी माँ और लेखक का एक घना रिश्ता था जो लेखक दादी माँ के जाने से लेखक काफी टूट गए थे। धन्यवाद।